नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेंगे और वो है पर्यावरण संबंधित समस्याएं तथा उनका समाधान के बारे में। पर्यावरण संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या क्या समस्या है पर्यावरण के संबंधित तथा उनका वर्तमान में क्या समाधान किया गया है और किया जा रहा है, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण संबंधित समस्याएं तथा समाधान के बारे में अपन जानते हैं। आज का अपना टॉपिक है किसके बारे में? पर्यावरण संबंधित समस्याओं के बारे में। पर्यावरण संबंधित समस्याएं एवं समस्या एवं समाधान देख लीजिए। यदि मुख्यतः रूप से देखें पर्यावरण संबंधित समस्याओं में, तो देखो कुछ प्रमुख ऐसे कारण हैं जिस कारण से पर्यावरण में धीरे धीरे क्या है, समस्या की बढ़ोतरी होती जा रही है। किस कारण से? मुख्यतः देखें तो जीवाश्म ऊर्जा के अधिक उपयोग से, या फिर अपन देखें तो वनों की तीव्र विनाश से, या अपन परिवहन साधनों के उपयोग से, भारी वृद्धि से क्या है, जलवायु में अपन को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इन परिवर्तन को कारण से कुछ स्पेशली पर्यावरण संबंधित समस्या, कुछ बड़ी समस्याएं क्या है इकट्ठे, जैसे प्रदूषण है, ये तो एक नॉर्मल सी समस्या है, ठीक है। इसके अलावा यदि कुछ बड़ी समस्या है तो तीन प्रमुख बड़ी समस्याओं में गिना जाता है। एक तो है ओजोन छिद्र की समस्या, ठीक है। पर्यावरण संबंधित समस्या में सबसे बड़ी समस्या है ओजोन छिद्र की समस्या। दूसरी समस्या आती है भूमंडलीय तापन की समस्या, और तीसरी समस्या आती है साथियों अम्लीय वर्षा की समस्या। इसके अलावा इसके बाद में आता है प्रदूषण के बारे में, कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में जो मुख्यतः किस प्रकार से प्रदूषण होते हैं तथा उनकी क्या क्या समस्याएं होती है उनके बारे में, ठीक है। तो अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो किसके बारे में है? पर्यावरण संबंधित समस्याओं के बारे में। तो अपन देख सकते हैं मेनली किसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं साथियों, कि जीवाश्म ऊर्जा के अधिक उपयोग से, वनों के तीव्र विनाश से, परिवहन साधनों के उपयोग से क्या है, जलवायु के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उनमें से सबसे प्रमुख जो परिवर्तन है, और वो पहला परिवर्तन है कौन सा? ओजोन छिद्र। क्या है साथियों? ओजोन छिद्र समस्या, ये सबसे बड़ी समस्याओं में गिनी जाती है ओजोन छिद्र। देखो, ओजोन छिद्र का बारे में पढ़ें तो मुख्यतः रूप से ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये मंडल में कौन से है? समताप मंडल में। मुख्यतः रूप से वायुमंडल की जब परतें पढ़ते हैं अपन, तो सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, मध्य, उसके बाद आयन मंडल और ब्रह्मंडल कहा जाता है। इन मंडल में से जो ओजोन परत है वो मुख्यतः किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। लगभग अपन देखें तो पृथ्वी के धरातल से 30 से 35 किलोमीटर ऊपर पर यह मुख्यतः रूप से क्या है, परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या है? यदि आपको पूछा जाए मुख्यतः रूप से ओजोन परत का कार्य, तो ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं साथियों, पराबैंगनी किरणें हैं, इनको रोकती है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। या अपन बोल सकते हैं एक रूप से छलनी का कार्य करती है। किसका? छलनी का कार्य करती है। छलनी का कार्य करती है। कौन सी साथियों? तो कौन सी? ओजोन परत क्या करती है? एक रूप से छलनी के रूप में कार्य करती है। कौन सा? ओजोन परत। और ओजोन परत को अपन बोल सकते हैं साथियों जीवन रक्षक छतरी। क्या नाम दिया गया इसका? जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक छतरी के नाम से भी जाना जाता है। आए क्या समझ में? चलो बढ़िया। अब देखो, यदि आपको पूछा जाए सर्वप्रथम ओजोन छिद्र कहां देखा गया, तो देखो सर्वप्रथम जो ओजोन छिद्र है वो है 1973 में। कब है? 1973 में जो अंटार्कटिका है, कौन सा साथियों?
अंटार्कटिका, ठीक है। इस अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र को देखा गया। क्या देखा गया? 1973 में अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र को देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? तो याद रखा, फोरमैन के द्वारा। क्या है? फोरमैन के द्वारा ये ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया। मुख्य रूप से यदि आपको पूछा जाए कि ओजोन छिद्र किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तो उसके लिए देखो, यह आपको पूछा जाए ओजोन परत का या ओजोन छिद्र को मापने की इकाई क्या है, तो देखना, याद रखना, ओजोन छिद्र को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। क्या नाम है? डाप्सन इकाई, जिससे क्या है? ओजोन छिद्र को क्या है? मापा जाता है। आया क्या समझ में? ठीक है। देखो, अब यही आपको पूछा जाए ओजोन छिद्र का प्रमुख कारक। ओजोन छिद्र का प्रमुख कारक क्या है? क्या कारक है ओजोन छिद्र का प्रमुख कारक? तो देखो, ओजोन छिद्र का प्रमुख कारक है क्या साथियों? ओजोन छिद्र का प्रमुख कारक है क्लोरीन। क्या है? इस क्लोरीन के कारण से मुख्य रूप से ओजोन में क्या होता है? छिद्र होता है। और यही देखें अपन, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इस क्लोरीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से देखें अपन तो एक तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस कारण से यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण से क्या है? ओजोन में छिद्र होने की क्या होती है साथियों? संभावना बढ़ जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन बोल सकते हैं CFC। इसके अलावा साथियों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बोला जाता है HFC। क्या नाम दिया गया है? HFC का नाम दिया गया है। आया समझ में? और इसके बाद में यदि अपन देखें इसके अलावा, तो इसके अलावा एक है मिथाइल क्लोरोफार्म। क्या है साथियों? मिथाइल क्लोरोफार्म, ठीक है। और इसके अलावा अंतिम है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इनके कारण से क्लोरीन की उत्पत्ति होती है और इनकी मात्रा बढ़ने से ओजोन में क्या है साथियों? छिद्र होने की संभावना होती है। ये सभी क्षेत्र देखें तो ये सर्वाधिक उत्सर्जित करने वाले यदि क्या क्या है, तो देखिए इन सर्वाधिक उत्सर्जित करने वालों का यदि देखा जाए साधन, सर्वाधिक उत्सर्जित करने वाले साधन, सर्वाधिक उत्सर्जित, जैसे CFC है, HFC है, सर्वाधिक उत्सर्जित करने वाले साधन कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है साथियों, याद रखना, रेफ्रिजरेटर। जो अपन घर में क्या चलाते हैं? क्या चलाते हैं साथियों? रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, जो अपन बोलते हैं फ्रीज के नाम से जाना जाता है। उसके कारण से क्या है? ओजोन में छिद्र होता है। एक अपन AC जो चलाते हैं, इसके कारण से भी क्या है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? बाहर करती है और उससे क्या होता है साथियों? प्रॉब्लम होती है छिद्र की। एक स्कैनर है, जिसके कारण से, स्कैनर के कारण से भी, और एक है प्लास्टिक के कारण क्या है साथियों? मुख्य रूप से ये कारण है जिसके कारण से ये गैसों का क्या होता है? इन गैसों का उत्सर्जन होता है तथा ये किस पर डिपेंड करती है? फिर ये किस को प्रभाव करती है? ये ओजोन परत पर क्या चोट मारती है, जिस कारण से वहां पर क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। इसके अलावा यदि पूछा जाए तो जेट विमान है साथियों, जेट विमानों के द्वारा जो निकले गए क्या है? ईंधन के रूप में जो अपशिष्ट निकलता है साथियों, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। जेट विमानों के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है साथियों, क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी क्या है? मुख्य रूप से अपन बोल सकते हैं कि ओजोन छिद्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ओजोन छिद्र को प्रभावित करने वाले यदि स्रोत पूछे जाए तो कौन कौन से हो जाए? रेफ्रिजरेशन हो गया, AC हो गया, स्कैनर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और जो जेट विमान है प्रमुख रूप से उनसे क्या है? ओजोन में छिद्र होता है, ठीक है। यही पूछा जाए यदि ओजोन छिद्र कारण से क्या होगा, तो देखो ओजोन छिद्र के कारण से मुख्य रूप से क्या होगा साथियों? ओजोन छिद्र कारण से एक चर्म रोग हो जाएगा, चर्म रोग।
या अपन बोल सकते हैं मुख्य रूप से चर्म रोग, या जो अपन बोल सकते हैं खाज खुजली वाले रोग हैं, वो मुख्य रूप से ओजोन के कारण, ओजोन छिद्र कारण जो पराबैंगनी किरणें नीचे आएगी उनसे ये प्रॉब्लम मुख्यतः हो जाए। पर चर्म रोग या अपन बोलते हैं चर्म कैंसर, ये मुख्यतः क्या है, सर्वाधिक ये पराबैंगनी किरणों से कारक बनते हैं। ओजोन छिद्र को रोकने के लिए 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम क्या है साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। एक सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन के क्या हुआ कि इस ओजोन छिद्र को क्या किया जाए, रोका जाए। क्या किया जाए, ओजोन छिद्र को रोका जाए तथा ओजोन परत पर जो क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको क्या किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए। क्या किया जाए, कम किया जाए। और इसी प्रकार 16 सितंबर 2015 को पूरे विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, ओजोन दिवस के रूप में। यदि आपको याद रखना है 16 सितंबर 2015 को ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और इसीलिए ओजोन दिवस वर्तमान में कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आया क्या समझ में। तो ये प्रमुख पर्यावरण की समस्याएं हैं जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। किसके बारे में, ओजोन छिद्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, ओजोन छिद्र के बारे में। अगला देखिए, दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी जो प्रमुख समस्या है भूमंडलीय तापन या इसे ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या हुआ, देखो भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह हुआ कि यदि भूमंडल क्षेत्र का तापमान अधिक बढ़ता गया धीरे धीरे, किस कारण से बढ़ेगा उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन यदि तापमान बढ़ता गया जिस कारण से क्या होगा कि हिम क्षेत्र के क्या है, टुकड़े टूटेंगे और अपने बहाव क्षेत्र में लेके आएंगे और बाढ़ आने की संभावना या फिर अपन बोले तो जो प्राकृतिक जो तापमान है पृथ्वी का, औसत तापमान है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण से जीव जंतु तथा प्राणियों के निवास करने का साधन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये भूमंडलीय तापन भी क्या है, एक पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। देख लिया इसके बारे में। यदि अपन देखें तो औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कौन सी साथियों, अपन लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कुछ चीजों की क्या है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2। यदि CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिस कारण से क्या होगा साथियों, जिस कारण से तापन होना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड या अपन बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड या अपन बोले तो मीथेन, जिसे अपन बोल सकते हैं CH4 के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के कारण से, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। किसको साथियों, ग्रीन हाउस गैस है ये, ग्रीन हाउस गैस। यदि आपको पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो देखो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC, HFC। ठीक है, ये प्रमुख क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जो क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी के भूत शतल को क्या है अधिक गर्म करती है। क्या करती है, अधिक गर्म करती है। और इनमें से भी सर्वाधिक जो प्रभाव करती है वो कौन सी है साथियों, तो वो है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो क्या है ग्रीन हाउस गैसों में ये सर्वाधिक जिम्मेदार होती है। आया क्या समझ में यहाँ तक। ये क्या करती है साथियों, ये सब बाहरी गैसें तथा वायुमंडल में आर्थ विकिरण से क्या है, वायुमंडल है, जैसे सपोज करो वायुमंडल में ये किरणें क्या है, ये गैसें क्या है एंटर तो हो जाती है, लेकिन वापस ये क्या है पृथ्वी को तपन करने के बाद इसी मात्रा में वापस क्या है
वापस नहीं जाती, जिस कारण से इस क्षेत्र का या भूमंडल क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बाढ़ आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर? ठीक है, और जिस कारण से हिम क्षेत्र पिघलने लगते हैं, कारण क्या होगा? हिम क्षेत्र पिघलेंगे। पिघलने लगेंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग या इन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसें। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं प्रमुख, जो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का कार्य करती है। मतलब यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के जो मुख्य रूप से भूमंडलीय क्षेत्र है उसको तपाने का या तपने का कारण है। ठीक है, तीसरा देखो मुख्यतः कारण, जिसका नाम है अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से क्या होगा? देखो मुख्य रूप से देखा जाए अम्लीय वर्षा, तो वायुमंडल में यदि साथियों, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या साथियों? सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड यदि क्या है धीरे धीरे मिलने से, क्लोरीन व फ्लोरीन जैसे हैलोजन पदार्थ से मिलने से क्या होगा साथियों? वर्षा की अम्लता की मात्रा पर क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ेगा। देखिए अपन लिख सकते हैं, यदि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या साथियों? सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड यदि किससे मिल गए? यदि मिलने चाहते हैं वो क्लोरीन से या फिर फ्लोरीन से, क्लोरीन या फ्लोरीन से मिलने पर वर्षा को अम्लता की मात्रा बढ़ा देते हैं। वर्षा की अम्लता की मात्रा क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, मात्रा बढ़ा देते हैं। देखो कौन बढ़ाएगा मात्रा? यदि क्या सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड यदि क्लोरीन या फ्लोरीन से मिल जाए तो वो क्या होंगे? वर्षा की अम्लता की मात्रा बढ़ा देंगे। अब एक आता है आपको डायरेक्टली, यदि आपको पूछा जाए मुख्य रूप से कौन से ऐसे अम्ल हैं जो अम्ल वर्षा के लिए, या कौन से ऐसी क्या है साथियों गैस है जो मुख्यतः अम्ल वर्षा को डिपेंड करती है, तो देखो याद रखना, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा है साथियों नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि के मिश्रण से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है साथियों? अम्लीय वर्षा होती है, जो मुख्य रूप से इसका पीएच होता है कितना? 5 से कम होता है, 5 से कम होता है, जो पर्यावरण के लिए घातक है। पर्यावरण के लिए कैसी है? घातक है अम्लीय वर्षा। आए क्या सबकी समझ में? तो ये प्रमुख क्या है? 3 ऐसे कारक हैं। ये अम्लीय वर्षा के कारण से अपन सुन सकते हैं कि ताजमहल के संदर्भ में भी समझाया जा सकता है, धीरे धीरे वहाँ का पत्थर कैसा होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। तो ये भी एक अम्लीय वर्षा का ही क्या है? प्रमुख कारक में ही गिना जाता है। आए क्या समझ में? तो देखो पर्यावरण की समस्या के प्रमुख 3 कारक हैं, उनमें से अपन ने 1 बाय 1 करके पढ़ा। किस प्रकार पढ़ा? देखो यदि अपन पढ़ते हैं कि भूमंडलीय तापन है एक कारक, दूसरा कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है, और तीसरा कारण क्या है साथियों? ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ा कि मुख्य रूप से अपन देखें तो ओजोन छिद्र का किस प्रकार अपन ने पढ़ा, ये पढ़ा ओजोन छिद्र के बारे में सबसे पहले कहाँ पता लगाया गया और मुख्यतः किस किस क्षेत्र में ओजोन छिद्र है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए प्रमुख कारण। इसके अलावा आता है प्रदूषण। प्रदूषण भी पर्यावरण को क्या है? संबंधित एक समस्या ही है। ठीक है, जो अपन प्रदूषण जो कॉमनली है, लेकिन मेनली यदि पर्यावरण संबंधित समस्या है तो ये 3 है: ओजोन छिद्र, भूमंडलीय तापन तथा अम्लीय वर्षा। अब देखो इसके बाद में है कुछ प्रयास क्या किए गए अपन की तरफ से
ठीक है, या इस विश्व में कुछ प्रयास किए गए, कुछ सम्मेलन किए गए, किस पर किए गए वो उनके बारे में अपन वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला प्रयास देखते हैं, कुछ प्रयासों में अपन जानते हैं। तो देखो साथियों, कुछ प्रयास पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में संध्या की गई थी। ये कौन कौन सी पर्यावरण सम्मेलन तथा संध्या थी, इनके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले यदि अपन देखें साथियों, तो एक जिसका नाम है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, या इसी को बोला जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि आपको पूछा जाए पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन से सम्मेलन को कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को। कब? स्टॉकहोम सम्मेलन को, ठीक है। कब किया गया? तो 1972 में यह सम्मेलन स्टार्ट किया गया। 1972 में सम्मेलन किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन के अनुसार क्या किया? तो इस सम्मेलन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP, ठीक है, इसकी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई साथियों? स्थापना कर दी गई। और इसी सम्मेलन में 5 जून को मुख्यतः जो हमेशा अपन क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो स्टार्ट कर दिया गया 5। यदि आपको पूछा जाए पर्यावरण दिवस 5 जून को किस सम्मेलन के बाद क्या निश्चय किया गया, तो अपन बता सकते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जो जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उस सम्मेलन के बाद स्टार्ट किया गया। उसके बाद देखो इसमें हुआ क्या, मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्षों को कम करने के दिशा में कार्य करने का यह प्रथम क्या था साथियों, प्रयास था, ठीक है। उसके बाद में देखो हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में, और इसमें क्या हुआ, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, जो समुद्र क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसकी किस प्रकार अपन सुरक्षा करेंगे उसके बारे में इसमें था, ठीक है। अगला है लंदन सम्मेलन 1975 में किया गया। समुद्र में कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। समुद्र में जो कचरा फैल रहा है, ठीक है, उसका निस्तारण करने के लिए लंदन में एक सम्मेलन किया गया, और वो कब किया गया? 1975 में। अगला देखो यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 को, और यह मुख्य रूप से कैसे सम्मेलन था, यह प्रजाति संरक्षण के लिए, जो संकटकालीन प्रजातियां हैं उनको संरक्षण करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। उसके बाद में देखो वियना सम्मेलन मुख्य रूप से 1985 में, किसके लिए? ओजोन क्षेत्र, ओजोन स्तर का संरक्षण करने के लिए। यह केवल ओजोन स्तर का संरक्षण करने के लिए गया है, ठीक है, 1985 में। इसके बाद में ओजोन पर एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में। ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये, ओजोन परतों को बचाने के लिए। और इसी सम्मेलन के अनुसार 16 सितंबर 1987 को हुआ, 16 सितंबर 1987 को यह सम्मेलन हुआ, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आए समझ? अगला देखो रिको सम्मेलन, जिसे बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पृथ्वी सम्मेलन कब तो हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब? 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और इसे इसलिए बोला जाता है इसको एजेंडा 21। इसमें प्रमुख 21 मांगे रखी गई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एजेंडा 21। स्वीकृति जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म हुआ किसके अनुसार? पृथ्वी सम्मेलन। किसके अनुसार? पृथ्वी सम्मेलन, या इसी को बोला जाता है रियो सम्मेलन की भी संज्ञा दी जाती है। अगला है नैरोबी घोषणा पत्र 1987 में अंतर्राष्ट्रीय संधियां को प्रभावकारी क्रियान्वित करने के लिए। अगला देखो ये लो जी क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, इसी को बोलते हैं पृथ्वी 5 सम्मेलन। क्या है? पृथ्वी 5 सम्मेलन 1987 में हुआ। क्या? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीय तापमान को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः रूप से कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान को या ग्रीन हाउस गैस में अपना स्थान रखती है। इसके अलावा यदि गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, HFC और मीथेन, ये भी क्या है साथियों? ग्रीन हाउस गैस में है। और इसके लिए इनको कम करने के लिए, पहचानने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसे अपन पृथ्वी 5 के नाम से जाने जाते हैं। मालपो घोषणा पत्र 2000 को पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका निभाने के लिए, कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी दो जो निजी क्षेत्र दिया जाए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आया क्या समझ में? अब देखो आगे। इसके बाद में हुआ एक सम्मेलन 2000 में जिसका नाम था इम्फोटेरा डबलिन सम्मेलन। इम्फोटेरा डबलिन सम्मेलन, जो पर्यावरण सूचना का विस्तार हुआ। इसके बाद में
पृथ्वी 10 सम्मेलन, या अपन इसको बोलते हैं रियो 10 सम्मेलन 2002 हुआ कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में 2002 में। इसमें पहली बार विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर क्या हुई साथियों? सहमति हुई। किस पर? विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति की गई। आएगा समझ में? उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 में ग्रीन हाउस गैसों को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, 2019 के स्तर तक लाने के लिए एक क्या किया? सम्मेलन किया गया। इसके बाद नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2050 तक क्या है? बहुत कम करने के स्तर तक क्या है? स्तर तक लाने के लिए क्या ये प्रस्ताव रखा गया था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में किया गया था। सेम 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या है? भारी कटौती लाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष को प्रभावित करने के लिए सम्मेलन रखा गया। डरबन, जिसे कोप 17 के नाम से जाना जाता है, यह डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। दोहा सम्मेलन कोप 18 2012 में किया गया था। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 2020। पृथ्वी सम्मेलन देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अभी अपन ने पढ़ा था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके बाद पृथ्वी 10 सम्मेलन हो गया, पृथ्वी 20 सम्मेलन हुआ 2012 में। मुख्य रूप से किस लिए? पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र का द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। वार्सा सम्मेलन और लीमा सम्मेलन को बोला जाता है कोप 20 सम्मेलन। क्या नाम दिया गया है? कोप 20 सम्मेलन। ठीक है। अभी वर्तमान में देखें 2020 तक तो मुख्य रूप से कोप 36 तक सम्मेलन हो चुके हैं। कौन से? कोप 36 तक मुख्य रूप से सम्मेलन हो चुके हैं। कौन कौन से सम्मेलन है? देखो कोप 36 तक, तो उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं मुख्यतः। यदि आपको पूछा जाए कोप 36 के प्रमुख सम्मेलन में, तो देखो कोप 20 सम्मेलन हो गया 2014 में, और उसके बाद कोप 25 कोप 21 हुआ 2015 में। ठीक है। मुख्य रूप से ये कहाँ हुआ? तो आप बता सकते हो ये हुआ पेरिस में, और पेरिस कहाँ? फ्रांस में। आएगा समझ में? यही आपको पूछा जाए यदि कोप 22 कब हुआ, तो ये हुआ 2016 में। ठीक है। मुख्य रूप से ये कहाँ हुआ? तो आप बता सकते हो ये हुआ मरारकेच में, जो मुख्य रूप से है कहाँ? मोरक्को में। ठीक है। इसके बाद में 2017 जिसमें कोप कौन सा हुआ? कोप 23 कहाँ हुआ? यदि आपको पूछा जाए तो यह हुआ बार्न, जर्मनी में। ठीक है। उसके बाद कोप 24 2018 में किया गया। कहाँ किया गया? पोलैंड में। पोलैंड में किया गया। आया समझ में? कहाँ किया गया साथियों? पोलैंड में किया गया। इसके बाद कोप 25 2019 में हुआ, और ये हुआ साथियों कहाँ पर? एक्सटर्डम, नीदरलैंड में। उस क्षेत्र में। और अंतिम कोप 26 ये हुआ साथियों 2020 में, और कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में, स्विट्जरलैंड में। ये लो जी, ये प्रमुख सम्मेलन हुए आज तक। ठीक है। मुख्य रूप से जो नीदरलैंड वाला था, ये एक प्रकार का प्रदूषण रोकथाम के लिए सम्मेलन था। बाकी जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए सम्मेलन थे। ठीक है। सभी कैसे सम्मेलन थे? जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए सम्मेलन बनाए गए थे। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जो क्या है? प्रदूषण रोकथाम के लिए सम्मेलन था। ठीक है। तो ये प्रमुख सम्मेलन है किसके बारे में साथियों? पर्यावरण की समस्या तथा कुछ समाधान के बारे में किया गए सम्मेलन, तथा कुछ स्पेशली समस्याएं थी उनके बारे में अपन ने छोटी सी जानकारी ली। ठीक है। तो ये अपने पर्यावरण समस्या तथा समाधान के बारे में अपने कंप्लीट किया। ठीक है साथियों, तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी ये जो सम्मेलन है ये याद करते रहिएगा किस प्रकार कब सम्मेलन हुआ। ठीक है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।